नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में 7 जून यानी कि आज से 50% स्टाफ को कामकाज के लिए बुलाया जाएगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत राज्य सरकार ने 7 जून से 50% स्टाफ बुलाने की गाइडलाइंस जारी कर दी थी। फिलहाल 25% स्टाफ को कामकाज के लिए बुलाया जा रहा है, तो वहीं राज्य गृह विभाग के अधिकारी नई गाइडलाइंस तैयार करने पर युद्ध स्तर पर मंथन कर रहे हैं। इसको लेकर रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल के साथ रायशुमारी भी की। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइंस के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है। प्रदेश में अभी 8 जून सुबह 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइंस लागू होना है और वहीं पर हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी एक्सपर्ट ने मुख्यमंत्री को छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया। और इस बीच 7 जून यानी कि आज से नई गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। इसके तहत बाजार खुलने के समय में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी है संवाददाता रहमतुल्लाह खान। रहमतुल्लाह, क्या कुछ नई गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कल देर रात तक जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, उसमें तमाम मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अपनी अपनी राय रखी है। तो आज जो है गाइडलाइन जारी होने की संभावना है और ये संभावना जताई जा रही है कि ये जो अनलॉक जो 2 की प्रक्रिया है, इसमें से तमाम जो यानी कि तमाम जो दुकानें हैं, तमाम जो शहर की यातायात है, उनको छूट मिल सकती है। अंतर्राज्यीय जो जिले हैं उसमें एक दूसरे जिलों में आवाजाही में निजी वाहनों को छूट मिल सकती है। साथ ही सरकारी बसें और प्राइवेट बसों की आवाजाही हो सकती है। और सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक दुकानें खुल सकती है, प्रतिष्ठान खुल सकते हैं। तमाम जो जरूरी चीजों के अलावा जो अभी तक जो बंद थे वो भी खुल सकते हैं। और वॉक जो यानी कि जो आम जन को वॉक करने का जो दिया गया था कि यानी कि सुबह से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ये सुबह 8 बजे तक कर सकते हैं। इस प्रकार की जो है छूट मिल सकती है। इसमें तमाम जो इसमें ये भी कहा गया है कि ऐसी कुछ जिम है या फिर अन्य कुछ चीजें वो अभी खुलने की नहीं है, पार्क वगैरह खुलने की ऐसी संभावना नहीं लग रही। लेकिन आज जैसे गाइडलाइन जारी होगी उस समय तस्वीर साफ हो पाएगी इस गाइडलाइन में क्या कुछ नया होने की संभावना। फिलहाल ऐसी संभावना जताई जा रही है। मंत्रिपरिषद बैठक हुई थी, उसमें जो सूत्रों ने ये बताया कि इस तरह की उन्होंने राय दी है। अब फैसला है वो मुख्यमंत्री को लेना है, तो मुख्यमंत्री किस तरह से फैसला लेकर के गाइडलाइन जारी करते हैं। बिल्कुल रहमतुल्लाह का सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से केस तो भले ही कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी जनता को सतर्क रहना होगा, एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। रहमतुल्लाह, क्या आवागमन पर कोई बात सामने आई है, कोई जानकारी मिली है आवागमन को लेकर कि हम एक जिले से दूसरे जिले जा सकें? बिल्कुल, एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं। एक ही जानकारी मिली है कि एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए निजी वाहनों को छूट मिल सकती है। साथ ही निजी बसें हैं वो चालू हो सकती है और सरकारी बसें हैं, रोडवेज की बसें हैं वो चालू, परिवहन विभाग की बसें हैं वो चालू हो सकती है। और यात्री एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं। फिलहाल अंतर्राज्यीय राज्यों में जाने के लिए अभी कोई छूट नहीं है। अगर कोई जाता है तो वो जो पहले की प्रक्रिया है कि आपको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है वो नेगेटिव होना आवश्यक है। इस तरह का जो पहले से प्रावधान है वो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अंतर्राज्यीय जिलों में आवा जाने के लिए से छूट मिल सकती है। फिलहाल जो है सुबह से लेकर शाम तक जो दुकान है, प्रतिष्ठान है, उनको छूट मिलने की संभावना है गाइडलाइन। जी रहमतुल्लाह, शादी समारोह पे क्या कोई डिसीजन लिया गया, कोई जानकारी आपके पास? शादी समारोह के लिए 30 जून तक से बिल्कुल बैन किया हुआ है। 30 जून तक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अभी पिछली जो गाइडलाइन है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ, इसमें शादी समारोह के लिए कुछ छूट नहीं मिल सकती है। 30 जून तक को बंद कर रखा है। वही जो पहले पिछली जो गाइडलाइन थी इसमें जो कहा कि 11 लोग कोर्ट मैरिज के थ्रू अगर कोई शादी करते हैं, 11 लोगों के साथ ये शादी का कार्यक्रम कर सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये पिछली गाइडलाइन में था। तो उसके अनुसार जो नई गाइडलाइन है उसमें अभी फिलहाल ऐसी संभावना नहीं लग रही। लेकिन जब गाइडलाइन सामने आएगी तब ये चीज साफ हो पाएगी। रहमतुल्लाह खां, क्योंकि एक जिस तरीके से कल खुद कहा गया था कि आज से स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल, तो इसमें कहा गया है कि वो बिना विद्यार्थियों के स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षकों का आना सिर्फ वहां पर सिर्फ अनिवार्य होगा। फिलहाल किस तरीके से वहां पर आप माहौल देख रहे हैं?
देखिए, पहले 15 जून से सभी शिक्षकों को ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए आदेश जारी किए गए। अभी जो आदेश जारी हुए 4 तारीख को, उसमें ये बताया गया है कि 7 जून से यानी आज से ही सभी 50% स्कूल के टीचर है वो स्कूल जाएंगे और 50% अपने घर से या फील्ड से वो काम करेंगे। उसमें ये रोटेशन से उन शिक्षकों को रोटेशन से ड्यूटी लगाई जाएगी। वो स्कूल में जाएंगे, स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे, स्कूल का कामकाज है वो निपटाएंगे और बच्चों को फिलहाल स्कूल में आने की लिए नहीं कहा गया है। बच्चे अभी अपने घर पे ही हर वर्ग को यहाँ पर राहत देने वाली बात कही गई है और इसको लेकर आज फैसला भी आ सकता है, नई गाइडलाइंस इसको लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर का कहर थमता नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम राज्य सरकारों ने कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना केसों में कमी तो आई है, लेकिन खतरा बरकरार है। और ऐसे में जहां लॉकडाउन को लेकर मंथन जारी है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अब रियायतों का दौर शुरू हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया तो गया है, लेकिन इस बार कई छूट मिली है। यूपी के 4 जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है। दिल्ली से माफी चाहते कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गया है। दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर में जिले में भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। नोएडा में 7 जून से यानी कि आज से सभी दुकानें, बाजार कोरोना नियमों का पालन करते हुए खुल सकेंगे। महाराष्ट्र के जिन शहरों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम और ऑक्सीजन बेड 25% से कम ऑक्यूपाइड है, तो वो पूरी तरीके से अनलॉक किए जाएंगे। महाराष्ट्र अनलॉक 5 लेवल में होगा। तो आपको बता दें कि जहां भी केस कम आ रहे हैं कोविड के, वहां पर अब अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली क्यों ना हो, वहां पर अब लगातार सरकार ढील देती हुई नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा, हिमाचल में लॉकडाउन को आगे और बढ़ा दिया गया है। कई राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देनी भी शुरू कर दी है। तो वहीं पर दिल्ली, यूपी में कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी कोरोना कर्फ्यू नहीं हटाया गया है। बाकी सभी जिलों को उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू मुक्त कर दिया गया है। दिल्ली में कोविड वैक्सीनेशन के बीच वैक्सीन की किल्लत के चलते केजरीवाल सरकार ने नया आदेश जारी किया है। दिल्ली में युवाओं को कोवैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम जो कोवैक्सीन लगा रहे हैं, अगले आदेश तक कोवैक्सीन केवल दूसरी डोज देने वाले लोगों को ही लग सकेगी। ये आदेश सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों के लिए जारी किया गया है। 4 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस बारे में विचार करने के लिए कहा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया। दरअसल दिल्ली में सरकार के पास 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जिन 18 से 44 साल के लोगों ने मई महीने में कोवैक्सीन की पहली डोज ली है, उनकी दूसरी डोज लेने का समय हो चुका है, लेकिन सरकार के पास कोवैक्सीन नहीं है। यह वैक्सीन प्राइवेट में भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक और जानकारी देने के लिए संवाददाता गौरव। गौरव, जिस तरीके से कोवैक्सीन का जो किल्लत है वो तो लगातार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र से मांग भी करते रहे हैं वैक्सीन को लेकर, लेकिन अब कोवैक्सीन की जो डोज है वो भी खत्म हो चुकी है और उन्होंने फैसला लिया है कि जो लोग पहली डोज ले चुके हैं सिर्फ उन्हीं को ही कोवैक्सीन अब दी जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेकर दिल्ली में लंबे समय से कमी की बात चल रही है और 26 अप्रैल के समय दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि हमने ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। उसके बाद बीजेपी नेता ने ये सवाल उठाया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि हमने ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है, दूसरी तरफ वो कह रही है कि केंद्र को ही सारी विदेशी कंपनियां वैक्सीन देंगी, सरकारों से, राज्य सरकारों से वो बात नहीं करना चाहती। तो यहाँ
वैक्सीन की कमी का जो सिलसिला है वो काफी समय से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नीतिगत बात है, केंद्र और राज्य सरकार की टकराव के कारण दिल्ली सरकार को, दिल्ली के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वैक्सीन की जो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में वैक्सीन की जो अभी तक लिमिट है वो 56,51,226 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर पहली डोज की बात करते हैं तो 42,742 शनिवार को हमें डोज मिली थी और दूसरी खुराक के लिए 15,248 हमें डोज मिली थी। तो यहाँ जो सारी राजनीति हो रही है वो ये हो रही है कि जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है अब उनको दूसरी डोज क्यों नहीं लग पा रही है। इसका जवाब वहां पर अरविंद सरकार, केजरीवाल सरकार के पास नहीं है। इसी वजह को लेकर दिल्ली के डीडीएमए ने, वहां के विजय देव जो सचिव है, उन्होंने ये आदेश किया कि अब दिल्ली में केवल कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है उसकी सेकंड डोज केवल जो है लगेगी, और वह भी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, केवल सेकंड डोज वालों को ही नहीं लगेगी। फर्स्ट डोज वाले यहाँ पर प्राथमिकता से रखे जाएंगे। सेकंड डोज को उन्होंने वर्तमान में रोक दिया। तो ये सेकंड डोज पर जो राजनीति चल रही है वो दिल्ली वासियों के लिए काफी परेशानी वाली बात। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से युवाओं को एक ये उम्मीद थी कि चलो ठीक है वैक्सीन हमारी भी लगेगी, लेकिन कुछ जो युवा रह गए हैं उनको लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध है ही नहीं है, तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं युवा लोग? जी ऋचा, मैं बताना चाहूंगा, और मेरी पहले भी आपसे जब चर्चा हुई थी तो मैंने ये बताया था कि दिल्ली के जो लोग हैं वह आसपास के राज्य में या कहीं 100 से 150 किलोमीटर की दूरी में कहीं जहां पर भी आसपास बॉर्डर के पार वैक्सीनेशन हो रहा है वो वहां जा रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, और जो मैनेजमेंट जो है वो दिल्ली में पूरे ही कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ रहा रहा, क्योंकि पहले ऑक्सीजन को लेकर समस्या बताई गई, फिर वैक्सीन को लेकर बताई गई। दरअसल यहाँ पर राज्य सरकार, दिल्ली सरकार की भी बड़ी गलती रही। उन्होंने लोगों को बार बार ये कहा कि हम आपको सेकंड डोज उपलब्ध कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ग्लोबल टेंडर जारी करेंगे। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जब नियमित सुनवाई चली तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए केजरीवाल सरकार से कहा कि जब आप दूसरी डोज दे ही नहीं सकते तो आपने घोषणा क्यों करी, बड़ी बड़ी बातें क्यों करी। उसके बाद दिल्ली सरकार थोड़ी बैकफुट पर दिखी, और फिर उसके बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन ने सेकंड डोज के लिए मना करते हुए केवल फर्स्ट डोज वालों को ही प्रायोरिटी पर रखते हुए ये वैक्सीन शुरू की। अब युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में आज से जो है आधा दिल्ली खुलने वाला है, वो लोग घर से बाहर निकलेंगे, संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में उनके साथ चिंता ये है कि कहीं वो बाहर जाए, कार्यस्थल पे जाए, और कहीं उनका कोरोना का संक्रमण हो गया तो फिर वह कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण एक मेंटली, मनोवैज्ञानिक रूप से युवाओं को ये है, सभी को है कि अगर हमने वैक्सीन करा ली तो हम थोड़े से सुरक्षित हैं। तो ये युवाओं के लिए बड़ी प्रश्न चिन्ह है। दिल्ली में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ग्लोबल टेंडर का आज 7 जून 5 बजे तक लास्ट टाइम है। उसके बाद 10 मिलियन वैक्सीन के लिए दिल्ली सरकार ने बिड खोली थी, जिसकी आज लास्ट डेट है। तो संभावना है कि वो बिड खत्म होती है आज, जैसे उसके बाद 2-4-5 दिन में दिल्ली वासियों को राहत मिल जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो दिल्ली के लोग हैं वो अभी संकट में है, युवा वर्ग है जो संकट में है। जब तक कि उनको वैक्सीन नहीं मिल सकती उनका विश्वास नहीं जगेगा और वे अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए स्वयं को सुरक्षित नहीं समझेंगे। जी ऋचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें दिल्ली में अब कोवैक्सीन की किल्लत होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार केंद्र सरकार से मांग भी कर चुके हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन अभी तक वैक्सीन उनको उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तो वहीं पर डिसीजन लिया गया है कि अब 18 से 44 साल के जितने भी युवा हैं उनको कोवैक्सीन नहीं लगेगी। जो लोग फर्स्ट डोज ले चुके हैं सिर्फ उनको ही कोवैक्सीन की सेकेंड डोज दी जाएगी।
पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने डोमिनिका कोर्ट में कहा कि कानून को वो मानता है और वह भागेगा नहीं। मेहुल ने यह बात डोमिनिका हाई कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कही है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसने जमानत की याचिका लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। अब मेहुल कोर्ट ने डोमिनिका हाई कोर्ट का रुख किया। मेहुल ने हलफनामे में कहा कि वह कानून को मानने वाला शख्स है और वह उनके देश से नहीं भागेगा। मेहुल ने कोर्ट से यह भी कहा कि उसने पीएनबी बैंक घोटाले मामले की जांच को लेकर उससे पूछताछ के लिए भारतीय जांच एजेंसियों को भी बुलाया है। मेहुल चौकसी का यह बयान पहली बार सामने नहीं आया, जबकि 13,500 करोड़ की गबन के आरोपी मेहुल ने साल 2019 में भी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामे में ऐसा ही बयान दिया था। तो आपको बता दें कि मेहुल चौकसी ने कहा कि वह कानून को मानता है, वह भागेगा नहीं। इसको लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिलहाल मेहुल चौकसी की जमानती याचिका को खारिज कर दिया है और उसने कहा कि वह कानून को मानता है, नहीं भागेगा। तो आपको बता दें कि चौकसी और उसकी भांजी नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 करोड़ रुपए की धनराशि का कथित तौर पर गबन किया था। तो वहीं पर नीरव मोदी लंदन की एक जेल में बंद है फिलहाल। तो वहीं भारत प्रत्यर्थित किए गए खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए संवाददाता रमेश पुरोहित। रमेश जी, जिस तरीके से मेहुल चौकसी फिलहाल पूछताछ तो चली रही, लेकिन साफ तौर पर उनकी जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। उसने कहा कि मैं कानून को मानता हूं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहां से नहीं भागूंगा। क्या कहेंगे? कह रही है कि अपराधी चाहे कैसा भी हो, किसी भी जो है, चाहे वो आर्थिक हो या और तरह के अपराधों में लिप्त होने वाला, हमेशा जो है डर डर के इधर उधर की जिंदगी जीता है। और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, हमारे देश की यह एक विडंबना कह लीजिए कि यहाँ पर आर्थिक अपराध किए हुए व्यक्ति आसानी से जो है बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देशों में जाकर के बस जाते हैं। चाहे वह किंगफिशर विजय माल्या का मामला हो या नीरव मोदी हो या ये मेहुल चौकसी हो, ये ऐसे बड़े अपराधी है आर्थिक जो बैंकों का पैसा लेकर के विदेश भाग जाता है या उन बैंकों का जो पैसा है वो इधर उधर कर करके अपनी प्रॉपर्टीज को मिसयूज करते हैं। और लोगों की जो भावनाएं होती है बैंकों के में जो एक कहना चाहिए विश्वास होता है, उस विश्वास को भी ये धराशायी करने में चूकते नहीं है। अब जहां तक मेहुल चौकसी की बात है, वह अगर यह कहता है कि मैं कानून का पालन करता हूं, तो फिर हिंदुस्तान से भागने की जरूरत ही क्या है। हिंदुस्तान के कानून इतने सक्षम है कि आर्थिक अपराधियों को जिस तरह का भी अगर मान लो दोषी अगर वो पाए जाते हैं तो उनको सजा मिलती है, और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अगर आप वो कहते हो कि कानून का पालन करता हूँ, इलाज के लिए हमने देश छोड़ा है, तो इलाज तो भारतीय जो इलाज पद्धति है या भारत में जो चिकित्सा सुविधा है वो दुनिया भर में मशहूर है। इसीलिए बड़े बड़े जो लोग हैं वो हिंदुस्तान आकर के अपना इलाज करवा के जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति कितनी एडवांस्ड है। तो इलाज के नाम से अगर देश छोड़ करके अगर भाग रहे हो और दूसरे देशों में इधर उधर आप जा रहे, जैसे कि डोमिनिका हो या और देशों में ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं, एंटीगुआ चाहे कहीं से भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेहुल चौकसी का ये कहना अब एक अदालत में जो है हलफनामा देकर के कि मैं कानून का पालन करता हूं। और सबसे बड़ी बात, एक खास बात और देखिए इसमें कि वह विदेश हिंदुस्तान की जो जांच एजेंसियां है उनको ये कहता है कि आप वहां पर आकर के जो मेरे पे जो भी जांच जो करनी है या जो बातचीत करनी है, चर्चा करनी है या इस मामले से संबंधित जो जानकारी इकट्ठी करनी है वहां आकर के कर लीजिए। तो सीधा सीधा यही है कि वो जांच एजेंसियों को वहां बुला करके अपने सामने बिठवा करके बात करता है। एक अपराधी अगर इस तरह की बात करता है तो सीधा सीधा यही है कि वो किस तरह की मानसिकता को रखते हैं। मेहुल चौकसी की बात है तो डोमिनिका में जहां उनका क्या कहना चाहिए जमानत की अर्जी खारिज हुई है, अब उम्मीद ये की जा रही है कि भारतीय जो है सरकार उसके सामने जो पुख्ता सबूत और वो पेश करते हुए जल्द से जल्द प्रत्यर्पण यहाँ करवा के लेके आए और यहाँ के कानूनों के तहत उसका जो है
जांच करे और जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है तो जो 13,500 करोड़ की जो गबन का मामला है, बैंकों का जो पैसा है, वो बैंकों में जो आम आदमी का पैसा जमा होता है, एक विश्वास होता है बैंकिंग व्यवस्था पर, वह इन अपराधियों के कारण से डामाडोल हुआ है। पिछले 2-3 सालों की अगर मैं बात करता हूं तो हर भारतीय का बैंकों में पैसा रखना एक तरह से वो उनको ये विश्वास नहीं होता कि अगर वो पैसा वहां पर सुरक्षित है भी, नहीं क्यों कि बड़ी बड़ी जो मछलियां होती है, हजारों करोड़ रुपए का जो है लोन लेती है, फिर वो गबन करती है, पैसों का इधर उधर ट्रांसफर करते हुए जब उनके ऊपर शिकंजा कसता है कानून का तो वो देश छोड़ के भाग जाता है। जितना कि विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो या मेहुल चौकसी हो, और मेहुल चौकसी और विजय माल्या ये सब ऐसे व्यक्ति है जो अपने आप में सक्षम है, इनका पास में इतना पैसा है कि वे बैंकों का कर्जा आसानी से चुका सकते हैं और एक सामान्य सी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि इनके दिल और दिमाग में एक जो बदमाशी होती है, एक आपराधिक मानसिकता उनके अंदर होती है, लिहाजा वो देश छोड़ करके जाते हैं। भारतीय कानून व्यवस्था में अगर विश्वास है उनको तो वो यहाँ से भागते क्यों, और उन लोगों का जो विश्वास बैंकों के प्रति था कि पैसा वहां पे सुरक्षित होता है, ऐसे लोग जो है ऐसी मानसिकता वाले लोग इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब उन्होंने आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए और व्यवस्थागत जो विसंगतियां थी उनको दुरुस्त करने में जो है वक्त लगाया और यह कोशिश की कि व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो, तभी एनपीए के जो मामले हैं वो पिछले 2-3 सालों में कम होते नजर आए। कारण ये कि बैंकों का जो पैसा जिस उद्देश्य के लिए वो लेते हैं वह उसी हिसाब से खर्च भी किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोग होते हैं जो अपने प्रभाव के इस्तेमाल के कारण से बैंकों का पैसा जो है लोन के रूप में लेते हैं, उसका मिसयूज करते हैं और फिर वो यहाँ से जब उनके ऊपर शिकंजा कसता है तो वो फरार हो जाते हैं। मेहुल चौकसी की जो बात है वो भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन दुनिया भर में जहाँ कहीं भी घूमते रहते हैं इधर उधर मुंह छिपाते हुए, तो वहां की सरकारें भी उनके ऊपर एक जो है क्या कहना चाहिए कड़ाई का पालन कर रही है। कानून व्यवस्था सब जगह पे अपने अपने स्तर की होती है। तो डोमिनिका के जो कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका खारिज की, तो अब उनके पास में बहुत सीमित ऑप्शन बच जाते हैं कि वो जो है कहाँ पे, लेकिन अब जो हलफनामा जिस तरह से पेश करते हैं और अपनी बीमारी का ग्राउंड बना करके जो है जमानत की याचिका दाखिल करते हैं, कई तरह की इसमें बिल्कुल रमेश जी, क्योंकि जिस तरीके से मेहुल चौकसी और नीरव मोदी मिलकर जो जिस तरीके से गबन किया पैसे का, वो काफी बड़ा गबन किया है। 13,500 करोड़ का गबन किया गया है, कई ना जाने कितने लाखों लोगों के इस पैसे ऐंठ लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से मेहुल चौकसी कह रहा है कि मैं भारत के विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यहाँ से भागूंगा, नहीं नागरिक हूँ तो नहीं भागूंगा मैं यहाँ से, लेकिन यही बात उसने 2019 में भी कही थी बॉम्बे हाईकोर्ट में। कितना विश्वास किया जा सकता है उसकी बात पर? आर्थिक अपराधों वाले या अपराधी पे किस तरह से विश्वास किया जाता है, ये विश्वासघात के श्रेणियों में आता है और इनके ऊपर तो जितना जो कड़ाई की जानी चाहिए उतनी कम होती है। जब आपको कानून में विश्वास होता है तो आप देश छोड़ के भगे क्यों? यहाँ के कानूनों के अंतर्गत रहते हुए अपनी बात को रखते, साफ सफाई देते और जो पैसा लिया है बैंकों से 13,500 करोड़ वो चुकाते। लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब आपकी देश के कानून और व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं है, कानूनों में अदालतों में विश्वास नहीं है, तो आप यकायक रात के अंधेरे में ऐसे चुप करके भग जाते हो और फिर देश और दुनिया की जो अलग अलग कंट्रीज में वहां पर आपकी नागरिकता लेकर के आप जो है छिपते फिरते रहते हो। डोमिनिक या एंटीगुआ का जो मामला है वहां पर भी उनके खिलाफ कई तरह के अपराधों जो मुकदमे चल रहे हैं और जब ये कोर्ट में जमानत की याचिका वहां पे खारिज हो जाती है तब ये कहते हैं हलफनामा दायर करके कि मुझे जो है कानून में विश्वास है और मैं भारतीय एजेंसियों को ये कहना कि अगर वो उनको पूछताछ के लिए है तो उनके पास में बुलाया जा सकता है, उनके पास में आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय एजेंसियां जो है जांच करने के लिए उसके पास में जावे और उनका आतिथ्य स्वीकार करते हुए उनसे बातचीत करते हुए तो कोई तुक हुआ नहीं। और ये कानून और व्यवस्था और जो व्यवस्थागत विसंगतियां उसको भी उजागर करती है कि ये इतना बड़ा अपराधी जो 13,500 करोड़ भर गया, बिल्कुल, और इस पे विश्वास करना ठीक भी नहीं है क्योंकि अभी जो निगरानी एजेंसी को और भी ज्यादा बढ़ानी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि मेहुल चौकसी ने कहा कि मैं कानून को मानता हूं, भागूंगा नहीं, मैं एक नागरिक के तौर पे विश्वास दिलाता हूं और भी इस बात को माना जाए। हालांकि जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो बयान मेहुल चौकसी अब दे रहा है उस तरह के बयान उसने 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट को भी यही बयान दिया था। तो उस पर विश्वास करना एजेंसियों के लिए ठीक नहीं हो सकता। इसको लेकर अभी फिलहाल एजेंसी इससे और भी ज्यादा पूछताछ कर रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।